हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर और आज हम आपके साथ एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग पर शेयर एक बहुत ही वाइटल रेशो है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कंपनी की परफॉर्मेंस का, जिसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी में अपना ईपीएस देख करके डिसीजन लेते हैं। अकाउंटिंग के ये ड्यूटी बन जाती है कि वो सभी लोगों को ये बताए कि ईपीएस को सही से निकाला जाए ताकि किसी को गलत इंफॉर्मेशन की वजह से कोई नुकसान ना हो। तो हमारी अकाउंटिंग में ये बहुत वाइटल रेशो है ईपीएस। और कंपनी जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद नीचे ईपीएस को शो करती है। ये ईपीएस कैलकुलेट करना इतना भी आसान नहीं है, इसमें कुछ इश्यूज हैं। इसकी वजह से इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने AS20 इशू किया हुआ है कि सो दैट ईपीएस अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की ड्यूटी है कि वो सही से निकाल करके प्रेजेंट करें। इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। चैप्टर छोटा है, आसान है, लेकिन हमें 2 से 3 क्लासेस लग जाएंगी क्योंकि हमें आपको समझाना भी है। आप रिवाइज करेंगे तो एक सिंगल डे में रिवाइज कर लेंगे। चलिए ईपीएस की बात करते हैं। तो हम 2 तरह की ईपीएस आपको सिखाएंगे। पहले हम ये लिखवा दें, ईपीएस आर ऑफ 2 टाइप्स। आपको यदि डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं उसके लिए आपको नोट्स अलग से वेबसाइट पे लगा करके दे दूंगा, ठीक है। अभी आप फोकस यहां रखेंगे। बुक देखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। बुक्स में आपके कम दिया है, मैं ज्यादा बताऊंगा। ईपीएस आर ऑफ 2 टाइप्स। हम 2 तरह की ईपीएस निकालेंगे। पहली ईपीएस को हम लोग बुलाते हैं बेसिक ईपीएस और दूसरी हम ईपीएस जो कैलकुलेट करेंगे उसका नाम होगा डाइल्यूटेड ईपीएस। सर, क्या बेसिक ईपीएस से काम नहीं चल रहा जो हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं? तो डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है, क्यों निकालते हैं, ये मैं एप्रोप्रिएट जब डाइल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट बताऊंगा तब एक बार बताऊंगा, अदरवाइज हमारा समय ज्यादा लग जाएगा। तो पहले मैं आपके साथ बात करूंगा बेसिक ईपीएस के बारे में, ठीक है। अब सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो काफी बड़ी हेडिंग्स हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इस तरीके से मैं लिख दिया करूंगा। तो अभी समय बचाने के लिए हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर लिख करके करेंगे, ठीक है सर। इतनी बात तो हम ध्यान रख लेंगे। नाउ इसके 2 पार्ट हुए, एक तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है और एक ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो पहले मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट की बात करता हूं। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये इतना सिंपल पार्ट है कि हम बस अभी
5-10 मिनट इसकी चर्चा कर लें, डिस्कशन कर लें। उसके बाद जितना भी इस चैप्टर में आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे वो डिनोमिनेटर के पार्ट के ऊपर करेंगे, यानी वेन्स के ऊपर करेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एएस कहता है कि गगन सर आपने इसके लिए लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। ठीक है, पैट कैसे आता है? अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, पैट में सब कुछ आ गया। अगर आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हुई थी वो भी आ गई, आपको कोई नॉन बिजनेस इनकम हुई थी वो भी आ गया, अगर आपका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हुआ था वो भी आ गया। किसी भी तरीके का प्रॉफिट लॉस हुआ हो उसे इंक्लूड करके ही हम अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं और उसमें से हम टैक्स को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ठीक है सर, ज्यादा सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि इस चैप्टर का फोकस डिनोमिनेटर पे ज्यादा रहने वाला है, न्यूमरेटर पे कम रहने वाला है। फिर भी हम इसे कैसे निकालते हैं, तो हमें दिया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दे क्वेश्चन तो टैक्स माइनस कर देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन अक्सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, ये पैट क्या होगा? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ये पैट आपको मैं रिमेंबरेंस के लिए लिख देता हूं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। चाहे आप उसे प्रायर पीरियड कहो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहो, एक्सेप्शनल नेचर कहो, सब कुछ करने के बाद ये पैट आएगा। इसमें से आपने क्या माइनस करना है? इसमें से आपने माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या आप ये जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्यूमुलेटिव और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग ये होता है कि अगर इस साल कंपनी ने आपको डिविडेंड इन पर नहीं दिया तो अगले साल वो पुराने एरियर्स और नेक्स्ट ईयर वाले दोनों को इकट्ठा करके देगी, एक्यूमुलेट करके देगी। यानी अगर पास्ट में आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो वो कलेक्ट करके आपको देगी, उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या, आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे और यहां लिख लेंगे कि वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट। AS20 कहता है गगन सर मान लीजिए आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप नोट मत करना इस बात को, मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 2 लाख, एज्यूम करना, और आपने जो प्रेफरेंस डिविडेंड देना था, लेटर सपोज वो देना था 3 लाख, तो 2 लाख प्रॉफिट में से 3 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड तो दिया नहीं जा सकता। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि इस बार हमें प्रॉफिट कम हुआ है, हम नेक्स्ट ईयर दे देंगे। इसका मतलब उन्होंने, क्योंकि प्रॉफिट कम था तो डिविडेंड को डिक्लेयर ही नहीं किया। पर यहां पर एएस कहता है कि गगन सर आप बच्चों को बता दो कि अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है तो आपने डिविडेंड को माइनस करना ही करना है, चाहे आपकी फिगर नेगेटिव आ रही हो, चाहे कंपनी ने डिविडेंड दिया ही ना हो क्योंकि प्रॉफिट कम थे, पर आपको माइनस करना है। ठीक है सर, हम माइनस कर देंगे, इसमें क्या बात है। दूसरा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और यहां पर वो कहते हैं ओनली इफ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑब्लिक पेड। यानी कि अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव हैं तो तभी प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा जाए कि हमने इनको डिक्लेयर किया है, हमने इनको पे किया है। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे कि क्यूमुलेटिव आपने हमेशा माइनस करना है, नॉन क्यूमुलेटिव तब माइनस करना है जब ये बात पूरी हो रही हो। इसको बोलते हैं हम पेस, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमने प्रॉफिट में से प्रेफरेंस वालों का हिस्सा अलग कर दिया, अब जो बच गया वो इक्विटी वालों का हिस्सा है, और यही हमारा न्यूमरेटर बनेगा। यहां एक छोटा सा नोट लिख लो
if nothing is given, then preference shares are assumed to be cumulative. ठीक है, अगर आप कहो कि सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम क्या माने, क्यूमुलेटिव माने या नॉन क्यूमुलेटिव माने, तो आपने इसको क्यूमुलेटिव मानना है। ठीक है सर, यहां तक बात हमने समझ में आ गई। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। नंबर टू में लिखो, इफ क्वेश्चन सेज transfer to reserves, then ignore it. क्वेश्चन कहता है कि गगन सर हमने 5% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। भाई प्रॉफिट में से हम 5% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाकी बचा हुआ प्रॉफिट देंगे। लेकिन ईपीएस कहता है कि भाई वो जो रिजर्व है ना, वो भी इक्विटी वालों के ही होते हैं, इसलिए अर्निंग निकालने में आपने उसको माइनस नहीं करना। एग्जामिनर आपको तंग करने के लिए लिखेगा, नहीं नहीं ये लीगल कंपल्शन है ट्रांसफर करना, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना ही बनाना है, आपने फिर भी माइनस नहीं करना। यानी ईपीएस निकालते हुए आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना है। कोई भी रिजर्व क्वेश्चन अगर कहे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा AS20 मना करता है, कुछ भी माइनस नहीं होगा। ठीक है सर, ये बात हमने समझ ली। नाउ अब क्या करते हैं, आप अपने पास 2 पेजेस या 3-4 पेजेस मान लीजिए, आप अलग से रख लीजिए कि जो मैं आपको नोट करवा रहा हूं, क्योंकि नोट करवाते करवाते बीच में मैं कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स डाल के आपको बात समझाऊंगा। तो आप ऐसे नोट करना कि स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सको, इसलिए आप वहां पे अपना स्पेस रख लेना। ठीक है, अब 3-4 पेजेस के बाद अगर आप नोट करना चाहें तो मेरे साथ ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, मुझे आगे नोट कराना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल लेके, सपोज ये एग्जांपल है कंपनी ए। ठीक है, यहां पर आप देखिए, सिर्फ आपने समझना है, इसको नोट भी करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 22-23, मतलब 1/4/22 से लेकर के 31 मार्च 23 तक। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने हुए? मैंने कहा 10 लाख। आपने बोला सर नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ईपीएस इक्विटी शेयर्स के लिए निकाली जाती है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं निकाली जाती। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर कितने थे, मान लीजिए 1 लाख। सर पूरे साल में क्या कोई शेयर इश्यू हुआ, क्या कोई शेयर माइनस हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, तो यहां पर भी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। शेयर होल्डर ये जानना चाहता है कि भाई कंपनी ने मेरे एक शेयर पर कितना कमाया। दिस इज माय एग्जांपल नंबर 1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स मैंने लिए नहीं, तो ऊपर आएगा 10 लाख और नीचे आएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। तो अगर मैं आपसे पूछूं ईपीएस कितनी होगी, तो आप आंसर देंगे ₹10। दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर 1। पर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं और इसमें कुछ चेंज करता हूं। देयर इज अनदर कंपनी, दैट इज कंपनी बी, फाइनेंशियल ईयर 22-23, और ये कहते हैं कि गगन सर हमने जो कंपनी बनाई, हमने कंपनी क्रिएट की थी 1 अक्टूबर 22 को, और 31 मार्च 2023 को हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया क्लोज। हमने पूछा आपने पैट कितना कमाया, वो कहते हैं हमने पैट कमाया 6 लाख। हमने पूछा आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, उन्होंने कहा गगन सर हमारे नंबर ऑफ शेयर थे 1 लाख, और हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी शेयर्स में इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया। अब क्या होगा, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ऊपर रखूंगा कंपनी ने कमाए कितने, 10 लाख,
और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे कंपनी के? 1 लाख। सर 10 लाख नहीं 6 लाख थे। ओ सॉरी जी सॉरी, इसका मतलब बच्चों का ध्यान है। अच्छा जी, ये कितना हो गया? ये हो गया ₹6। अब समझिए, यहां देख के ऐसा लग रहा है कि सर कंपनी ए जो है ना वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि वो ईपीएस कमाती है 10 रुपीज, और सर कंपनी बी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये कमाती है 6 रुपीज। तो यहां पर AS20 यही समझाना चाहता है कि ऐसा नहीं है। जो कंपनी बी है उसने केवल 6 मंथ तक ही इनकम अर्न की है। अगर उसे पूरा साल दिया जाता कमाने को तो उसकी अर्निंग 6 लाख की बजाय 12 लाख होती। अगर उसकी इनकम 12 लाख होती तो उसकी अर्निंग पर शेयर 12 रुपीज पर शेयर होती। तो देखने वाला नंबर को अगर पढ़ेगा तो वो समझेगा कि कंपनी ए ज्यादा बेटर है कंपनी बी से। इसलिए AS20 ने इस बात का ध्यान रखा कि हमारी रेशो मिसलीडिंग नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि गगन सर बच्चों को बताना कि हम इसके डिनोमिनेटर के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं लेते, हम नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने ये कहा कि गगन अगर सही से रिपोर्ट करना है तो ये देखो कि इस बात का इंपैक्ट लो कि जो 6 मंथ की वजह से इफेक्ट आ रहा है उसे हमने हटाना है। कैसे हटाना है समझना। इसीलिए फॉर्मूला है पैट अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ इस फ्लॉ को हम दूर करेंगे और हम पढ़ने वालों को बताएंगे कि अगर आप टेक्निकल व्यक्ति नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आप कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि 6 मंथ की इनकम है तो साल भर होती तो ज्यादा होती। हम इस तरीके से ईपीएस निकालेंगे कि आपको रिजल्ट एकदम देखते ही पता लगे। तो भाई हमारा पैट कितना है? केस नंबर 2 में बात कर रहा हूं, कितना? 6 लाख। वो कह रहे गगन हम नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑफ द पीरियड के नहीं लेते, तो फिर तो कंपनी मैनिपुलेशन करने लगेंगी। उन्होंने कहा ये 6 लाख रुपए कितने पीरियड में शेयर्स लगा के कमाए? हमने कहा जी ये शेयर्स जो लगे थे ये केवल 6 मंथ के लिए लगे थे। तो इसीलिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब होगा आपके शेयर्स कितने थे? 1 लाख। जब भी आपने ये शेयर इशू किए होंगे तब से लेकर ईयर के एंड तक का पीरियड बताओ कितना है? मैंने कहा जी 6 मंथ, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनकी हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। और वेटेड एवरेज किस बेसिस पर? टाइम के बेसिस पर। अच्छा जी, इसको अब आप सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो गया? इसके अकॉर्डिंगली सर 6 लाख अर्निंग हुई है। और अगर मैं एवरेज के हिसाब से देखूं तो 1 लाख शेयर्स मेरे 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट हुए थे। और अगर मैं इसे एनुअलाइज बेस पर कन्वर्ट करूं तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं 50,000 और मेरी ईपीएस बनती है ₹12। इसका मतलब ये कंपनी का शेयर पूरे 12 महीने में आपको 12 रुपए अर्न करके देगा। वो ये मैसेज देना चाहते हैं। और अब इसका अगर कंपैरिजन आप करोगे तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जबकि पहले कंपनीज इस तरीके से कई बार शिकायत करती थी, स्टैंडर्डाइज चीजें नहीं थी। ईपीएस तो हमेशा से रही है रेशो चैप्टर के अंदर, लेकिन AS20 ने इसको एक मीनिंग दिया। उन्होंने कहा गगन सर इसकी डिनोमिनेटर के अंदर आपको वेटेड एवरेज करनी है और वहीं से इसकी खूबसूरती है और तभी जाके इसकी सही रिपोर्ट निकलने वाली है। तो अब हमने सीखना है, पहले मैं सिखाऊंगा फिर मैं वहां पर नोट करवाऊंगा, ठीक है? हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैंने आपको बताया कि ईपीएस निकालने में जो भी गणित लगना है डिनोमिनेटर में लगना है। और डिनोमिनेटर कहता है कि गगन सर बच्चों को बता दो कि हम डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स ईयर एंड के नहीं लेते, हम लेते हैं वेटेड एवरेज शेयर्स। तो बच्चा ये कहेगा कि सर अब ये बताओ कि वेटेड एवरेज निकाली कैसे जाती है। जब मैंने ईपीएस पढ़ा तो मुझे क्लास 12th याद आ गई। मुझे लगा यार बच्चे तो क्लास 12th में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इसी तरीके का काम किया करते थे।
तो बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं, ठीक है। सपोज ये है 1/4/2022 और ये हो गया ईयर एंड, और यहां पर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी की बात कर रहा हूं, वो थे 1 लाख। कंपनी ने क्या किया, 1 नवंबर को 50,000 और शेयर इशू कर दिए, और आगे चल के कंपनी को पता नहीं क्या लगा, कंपनी ने कहा नहीं भाई हमने ज्यादा शेयर इशू कर दिए, तो उन्होंने 1 फरवरी को क्या किया, इनमें से 30,000 शेयर्स बाय बैक कर लिए, वापस खरीद लिए। तो हमारे पास एंड में नंबर ऑफ शेयर्स है 1,20,000। मेरा फोकस ईपीएस की कैलकुलेशन पर नहीं है, मेरा फोकस आपकी वेटेड एवरेज निकालने पर है, ठीक है। वेटेड एवरेज पता लग गई तो ऊपर अर्निंग डाल के ईपीएस कोई भी निकालेगा। AS20 कहता है गगन सर पूरी की पूरी ध्यान जो है इसकी वेटेड एवरेज पर रखना। हमने कहा ठीक है जी, वेटेड एवरेज कैसे निकालें? उन्होंने कहा गगन जैसे निकालना है वैसे निकाल लो। अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में प्रेजेंटेशन अगर मैं एक तरीके से करूं या दो तरीके से करूं तो बच्चे कहते हैं कि सर ये अलग अलग कैसे है। दो तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकती है, दोनों की दोनों सेम है। तो मैं आपको दोनों बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 सिंपल सी बात कर रहा है कि वेटेड एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, आप लेंगे जो पीरियड आप लेंगे वो लेंगे ट्रांजैक्शन डेट टू ईयर एंड। ये आपको रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने की जरूरत है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं देखिए सबसे पहले इसको पकड़िए, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। मुझे बताइए ये कहां से लेकर कहां तक थे, ये ईयर एंड तक थे, इंटू 12/12। ध्यान से देखो। दूसरा, ये 50,000 शेयर्स आपने इशू किए, और ये इशू आपने किए नवंबर में, तो ये नवंबर से लेकर के इनका ईयर एंड तक का पीरियड बताइए कितने मंथ में था। तो सर ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो इंटू 5/12 कर दो। तो आपने समझा, जिस दिन शेयर में ट्रांजैक्शन हुई उस ट्रांजैक्शन डेट से ईयर एंड तक का पीरियड जो मंथ में आ रहा है उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। थ्योरेटिकली ईपीएस ये कहता है AS20 में कि गगन से डेज में काम करना, इनटू नंबर ऑफ डेज लेना डिवाइडेड बाय 365 करना, क्योंकि रियल लाइफ में कंपनीज तो किसी भी दिन शेयर इशू कर देती हैं, लेकिन हम जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्वेश्चन जो है ना मंथली बेसिस पे दिया होता है, इसलिए हम थ्योरेटिकली इसे मंथली बेसिस पर करते हैं। सर अगर आप डेज ना लेके मंथ लोगे तो एएस वायलेट नहीं होगा? एएस लिबर्टी देता है कि नहीं, अगर आपको और कोई कन्वीनियंस लग रही है मंथ में, वीक्स में, तो आप कर सकते हो। तो मुझे मंथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कन्वीनियंट होते हैं, इसलिए हम कोई एएस को इसमें ब्रेक नहीं कर रहे, कोई वायलेशन नहीं कर रहे। अब मुझे बताओ, थर्ड में आपने 30,000 शेयर्स को बाय बैक कर लिया है, नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो गए हैं। मुझे बताए कितने पीरियड तक साल में वो शेयर्स रिड्यूस रहे? तो सर फरवरी और मार्च, इंटू 2/12। तो पहला मेथड क्या कह रहा है, सीधा ट्रांजैक्शन डेट से एंड तक, ट्रांजैक्शन डेट से एंड तक, ट्रांजैक्शन डेट से एंड तक, हर एक ट्रांजैक्शन से लेकर एंड तक का अलग अलग मैंने कैलकुलेट करना है। तो सर पहला तो आ गया सेम 1 लाख शेयर। दूसरा चेक करते हैं, 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, सर ये आ गया 20,833। तीसरा माइनस करेंगे इसमें से 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 5,000। तो मेरे पास आ जाएंगे 1,15,833 शेयर्स। यानी हम ईपीएस निकालेंगे तो 1,15,833 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब इसे कैलकुलेट करने का एक और मैथमेटिकल वे हो सकता है जो कि मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, उसको भी समझ लेते हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर 2। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 ये कहता है
के 1422 को नंबर ऑफ शेयर्स थे 1 लाख। 111 को आपने ऐड किए 50,000 शेयर्स और 1 फरवरी को आपने बाय बैक किए 30,000 शेयर्स, है ना। ऑल्टरनेटिव 2 क्या कहता है, ये हम ज्यादा यूज करेंगे। हम यहां से लेकर पहले यहां तक की एवरेज को बनाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना, हमारे 1 लाख शेयर्स रहे 1 अप्रैल से लेकर 1 नवंबर तक। तो काउंट कीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 7 मंथ इंटू 7/12। उसके बाद हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के हो गए 1,50,000 और वो रहे हमारे 1 नवंबर से लेके 1 फरवरी तक। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ्स तक, तो इंटू 3/12। फिर उसके बाद आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम होके 30,000 कम होके वो हो गए 1,20,000। यहां पर हम लिखेंगे प्लस 1,20,000 और ये कितने मंथ के लिए था, 2 मंथ्स के लिए। ये एक और प्रेजेंटेशन है, ये मुझे ज्यादा बेहतर लगती है। तो इस 2 तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं और आपको दोनों बताना जरूरी है, क्योंकि आप जब कभी बुक पढ़ेंगे, कभी 10 ईयर पढ़ेंगे, कभी किसी दोस्त का सॉल्यूशन देखेंगे तो घबराए ना कि हाँ ये दोनों मेथड एक ही आंसर निकालने वाले हैं। देखिए 1 लाख इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, तो सर 58,333 डेसिमल्स में आ रहा है, तो बाकी छोड़ दिया। 1,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 37,500 और ये आ जाएंगे हमारे 20,000। इसको कैलकुलेटर पे भी करने की जरूरत नहीं है। तो चेक करेंगे तो हमारा सेम आंसर आया 1,15,833 शेयर्स। तो बताइए दोनों में क्या फर्क था। पहले ऑल्टरनेटिव में हमने स्टार्टिंग से ट्रांजैक्शन डेट से ईयर एंड तक का देखा। दूसरे ऑल्टरनेटिव ने हमने ट्रांजैक्शन डेट से जब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चेंज हुआ तब तक का देखा। और दोनों में ही मैथमेटिक्स करके देखा, आंसर सेम आता है। तो आपको जो कन्विंसिंग लगे आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इक्वली गुड हैं। आइए जी, अब मैं वापस चलता हूं और मैं जहां लिख रहा था, अगर ये हमने लिखा ईपीएस 2 तरीके की होती है, फिर हमने लिखा ये फॉर्मूला था, फिर हमने लिखा ये कैसे कैलकुलेट करना है, और फिर अब हम लिखते हैं नंबर 4, जहां पर हम नोट कर रहे थे वहां पर हम नोट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ weighted average number of equity shares outstanding during the year। ठीक है, आपने कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज ड्यूरिंग द ईयर। अब वेटेड एवरेज के अंदर वो कहते तो हैं कि आपने डेज में लेना है, लेकिन आपने इसको मंथ में भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, कैसे हम इसको कैलकुलेट करें। तो आपने इसको लेना है नंबर ऑफ शेयर्स जो भी थे उसको आपने मल्टीप्लाई करना है टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2, जो भी आपको ठीक लगता हो, डिवाइडेड बाय 12 मंथ। ठीक है, हर एक शेयर्स के साथ आपने इस तरीके से एवरेज को कैलकुलेट करना है। चलिए कुछ और बातें करते हैं, आपको कुछ और नया सिखाते हैं। एग्जाम्पल,
हमने कितने एग्जाम्पल ले लिए? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। कैलकुलेट ईपीएस, कैलकुलेट ईपीएस। और ऐसा करते हैं कि मैं असाइनमेंट में से क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है? ये असाइनमेंट आपको हमने वेबसाइट पोर्टल पर दे रखा है। कैलकुलेट ईपीएस मैंने लिख दिया है, बेसिक ईपीएस। धन्यवाद करो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3,20,000। 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5 लाख के। अब बेटे ये क्यूमुलेटिव वर्ड अगर नहीं भी लिखा होता तो भी आपने एज्यूम करना है कि ये क्यूमुलेटिव ही है। तो 5 लाख का 6%, ये रेट ऑफ डिविडेंड है। 5 लाख का 6% कितना हो गया? तो सर ये हो गया 30,000। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है हमने 8% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो नॉन क्यूमुलेटिव है। नॉन क्यूमुलेटिव के बारे में मैंने आपको लिखवाया था कि अगर इनका डिविडेंड स्पेसिफिकली क्वेश्चन कहता है कि हमने डिक्लेयर किया है या हमने पे किया है तो ही माइनस करना है, और यहां पर कुछ नहीं लिखा, तो इसके डिविडेंड को हमें क्या करना है? इग्नोर। क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा इसलिए इसका डिविडेंड हम करेंगे इग्नोर। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं 1 लाख रुपीस के, तो यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं 1 अप्रैल 22 को, और हमने इशू किए 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 1/7/22 को। आइए जी पहले हम इसका वो करते हैं, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट attributable to equity shareholders upon weighted average number of shares, I mean equity shares outstanding during the year। सर हम बताएं? मैंने कहा बताओ। कितना आसान तो है सर। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, पैट दिया हुआ है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ओनली ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का हमें उन्होंने दिया नहीं, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए मुझे वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करें? टेबल बना के कर लें या सिंपल कर लें? चलो सर सिंपल कर लो। हमारे पास थे 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 12/12 है ना, और फिर हमारे पास थे 6,000 इक्विटी शेयर्स जो कि हमने 1/7 को इशू किए थे। तो 6,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 1/7 को इशू किए थे, 4, 5, 6, 3 मंथ छोड़ दो, इंटू 9/12। तो ये हो गया 10,000 प्लस 4,500, 14,500 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2,90,000 डिवाइडेड बाय 14,500, ये 20 रुपीज पर शेयर ईपीएस आ गई। मुश्किल था? नहीं। अच्छा, ये हमने वेटेड एवरेज निकाली कि ट्रांजैक्शन डेट से एंड तक का हमने पीरियड लिया। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप इस तरीके से एवरेज निकालिएगा, नहीं तो आप दूसरे अल्टरनेटिव से निकाल सकते हो। दूसरा अल्टरनेटिव कहता है कि भाई नंबर ऑफ शेयर कब चेंज हुए? 1/7 को चेंज हुए, तो उससे पहले 3 मंथ तक ये था और उसके बाद 9 मंथ तक 16,000 थे। ये दूसरा अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है। आंसर हमारा दोनों में सेम आएगा। मैंने कैलकुलेट किया और मेरे पास ये आंसर आ गया 14,500।
आप चेक करना चाहें तो चेक कर लेना, ठीक है। आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपने मेरे साथ कुछ बातें सीख ली। एग्जाम्पल नंबर 5, कैलकुलेट ईपीएस। अर्निंग्स, सपोज अर्निंग थी 5 लाख। नाउ ऑन 1/4/22 number of shares, 1 lakh shares of 10 each. On 1 October 22 क्या करें 50,000 new shares were issued for cash ₹10 face value, but ₹5 called up and paid up. अब पढ़िए जी, आपके कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि आपके फुली पेडअप है। ये आपके 10 रुपीज के शेयर फुली पेडअप है, पर कुछ शेयर ऐसे हैं जो 10 रुपीज के हैं लेकिन 5 पेडअप है। तो भाई एक शेयर ने तो आपको पूरा 10 रुपीज दे रखा है और एक शेयर ने आपको 5 रुपीज दे रखा है, पार्टली पेडअप है। हो सकता है 6 रुपीज पे कर रखा हो, मैं इसको 6 पेडअप कर देता हूं। लो ऐसे कर देता हूं, ₹6 पेडअप, ₹8 पेडअप। और सर कोई एक करो ना, लो 8 पेडअप कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा, तो व्हेन, सर ऊपर ही लिख लेते हैं ना, दो बार क्यों लिखे। आइए जी अगले पॉइंट पे लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नीचे कर लेंगे। लो जी पॉइंट नंबर 5, partly paid up shares. For calculating, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं वेन्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए कन्वर्ट पार्टली पेड अप equity shares into equivalent number of fully paid up shares. ऐसे ईपीएस नहीं निकल सकती कि कुछ शेयर फुली पेड अप हैं, कुछ शेयर पार्टली पेड अप हैं, तो आपको उनको इक्वल करना पड़ेगा। यानी कि पार्टली पेड अप शेयर्स को इक्वली फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए सिंपल सा मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू अमाउंट पेड अप डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल फिगर की हेल्प से दिखाता हूं। ये लो नोट कर लिया आपने, ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप पॉज कर लीजिएगा। आओ जी, आपके पास 50,000 पार्टली पेड अप शेयर्स हैं जिन्होंने आपको 8 रुपीज दिए हैं। मुझसे पूछा गया कि अगर एक्स नंबर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स के ये बराबर होते तो कितने होते, और फुली पेड अप शेयर कितने का, 10 रुपीज का। तो बताओ आप एक्स को कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे कि एक्स इज इक्वल टू 50,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। ये क्या है, उन्होंने अमाउंट कितना पेड अप किया। तो 50,000 शेयर्स ने मुझे 8 रुपीज दिए, तो मुझे टोटल 4 लाख के फंड्स मिले। अगर 10 रुपए के हिसाब से ये फंड्स आते तो ये कितने
फुली पेड अप शेयर्स बन जाते 40,000। तो चाहे आप मैथमेटिक्स लगा लो या आप समझ लो कि पार्टली पेड अप शेयर्स ने जो मुझे पैसे दिए हैं वो फुली पेड अप शेयर से अगर मैं कलेक्ट करता तो कितने फुली पेड अप शेयर्स मुझे इशू करने पड़ते, 40,000 शेयर्स मुझे इशू करने पड़ते। अब आइए जी इसको निकालेंगे, बताए ईपीएस कैसे निकालेंगे। तो सर ईपीएस निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे 5 लाख और नीचे लिखेंगे 1 लाख इंटू 12/12 प्लस हमने इशू किए हैं 50,000, लेकिन मैं लूंगा यहां पर कितने 40,000। तो मैंने क्या किया, मैंने पार्टली पेड अप शेयर्स को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट किया। हाँ सर ये हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर अगले 6 मंथ तक ये थे, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, ठीक है। ये आ गया 4.166 है तो 4.17, ये आपकी ईपीएस आ गई। नाउ if company has shares with different face values, अब अगली प्रॉब्लम ये आ गई कि चलो सर हमने पार्टली पेड अप शेयर्स को तो टैकल कर लिया, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के कुछ शेयर 20 रुपीज वाले हों, कंपनी के कुछ शेयर 10 रुपीज वाले हों, तो क्या होगा। तो घबराना मत, वो भी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर कितना है 6 ले लें। सपोज पैट है हमारे पास 8 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स मान लीजिए 1422 को 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड अप। 1722 को हमने इशू किए अगेन 40,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, 12 पेड अप। फिर हमने इशू किए 1 नवंबर 22 को 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 6 पेड अप, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये बार बार करने की क्या जरूरत थी, आपके कुछ शेयर्स तो पार्टली पेड अप थे, आप उस पर कॉल मंगवा लेते। तो मैंने एक एग्जांपल फ्रेम करने के लिए आपको बताया है कि ठीक है इसको आप कैसे करेंगे। तो इस केस में हम ऊपर रखेंगे पैट, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा हूं, तो आपको फॉर्मूला एग्जाम में जब करेंगे तो प्रॉपरली लिख करके करना है, ठीक है। आइए जी अब आप बताओ, आपके पास 50,000 शेयर्स थे, आपको 8 रुपीज मिले हैं, अगर 10 रुपीज मिले होते तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते, इंटू 12/12। तो यानी कि मैं इन्हें 10 रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं इस केस में हमें नंबर ऑफ शेयर्स की बजाय पर रुपी पर कैलकुलेशन करना ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। तो यहां पर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, प्लस 40,000 शेयर्स 12 रुपीज वाले हैं, मैंने इन्हें भी 10 रुपीज पर कन्वर्ट किया। ये मैंने इशू किए थे 17 को, तो इंटू 9/12 प्लस उसके बाद हमने इशू किए 30,000 शेयर जिन पे हमें 6 रुपीज पेड अप है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू नवंबर और दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च। तो न्यूमिरेटर में आएगा सर वही 8 लाख डिवाइडेड बाय, अब नीचे आ जाएगा, पहले एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, 50,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, 40,000 शेयर्स। तो ये 40,000 शेयर्स आ गए।
हमने इसे मेमोरी में डाल दिया। 40,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गए 36,000 शेयर्स। इसे भी मेमोरी में डाल दिया। फिर 30,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ना 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 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 7,500 शेयर्स, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। बताओ जी नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? सर नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 8 लाख डिवाइडेड बाय 83,500 शेयर्स। यह आ गया 9.58। ठीक है, तो ये 10 रुपीज पेड अप का है, ये 10 रुपीज पेड अप का है। अब आपके कुछ शेयर 8 रुपीज पेड अप के थे, तो जो 8 रुपीज पेड अप हैं उनका प्रपोर्शनेट क्या हो जाएगा? 9.58 इंटू 8/10। ये 8 रुपीज पेड अप की ईपीएस आ जाएगी। फिर 9.58 इंटू 12/10, ये 12 रुपीज वाले की आ जाएगी। और 9.58 इंटू 6/10 करेंगे तो 6 रुपीज वाली आ जाएगी। तो क्योंकि आपने सभी को 10 रुपीज मान लिया, लेकिन आपके सभी शेयर 10 वाले तो है नहीं, कोई 6 पेड अप है, कोई 8 पेड अप है, कोई 12 पेड अप है, तो हमने उसको इसी अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट कर दिया। ये 10 रुपी वाले की अर्निंग है तो 8 वाले की प्रोपोर्शनेटली कितनी हो गई? ये 10 वाले की है तो 12 वाले की कितनी हो गई? ये 10 वाले की है तो 6 वाले की कितनी होगी? सिंपल सा प्रोपोर्शनेट मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए आपने क्या क्या सीख लिया? सर हमने अर्निंग कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, बहुत बढ़िया। सर हमने सेकंड नंबर पे ये सीख लिया वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत बढ़िया। तीसरा सर हमने पार्टली पेड अप शेयर को कैसे करना है वो सीख लिया। अगर हमारी डिफरेंट फेस वैल्यूज होंगी तो कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया। ये सारी की सारी बातें हमने सीख ली। ठीक है, और अब मुझे आपको एक लास्ट बात और बतानी है आज के लिए। ठीक है, वो हो गया पॉइंट नंबर 5, बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है? शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जहां पर आप कंसेप्ट नोट कर रहे हो ना, वहां पर आप इसको लिख सकते हो, लेकिन मैं पहले समझा लूं उसके बाद आप इसमें नोट कर लेना। ठीक है, शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। सपोज अब इसमें क्या करूंगा मैं, अभी तक मैं एक ही ईयर की ईपीएस आपको बता रहा था, अब मैं 2 सालों की ईपीएस लूंगा। मैं कहता हूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे, लेट अस सपोज 6 लाख। फाइनेंशियल ईयर 22-23 इस साल हमारे पैट हो गए लेट अस सपोज 8 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स 1/4/21 को थे, लेट अस सपोज 2 लाख शेयर्स। और ऑन 1/7/22 on 1/10/22 bonus share issued 1 लाख शेयर्स। तो बोनस हमने दिए, पहले हमारे पास 2 लाख शेयर थे और हमने 1 लाख बोनस दिए, तो बोनस हो गया 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड।
बोनस शेयर्स क्या होते हैं? तो बोनस शेयर होते हैं कि जब हम शेयर अपने शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो हम उन्हें एक रेशियो देते हैं कि अगर आपके पास 2 शेयर है तो हम आपको 1 फ्री शेयर दे रहे हैं, तो बोनस हमने 2 शेयर के बदले में 1 दिया। अब देखो, कैलकुलेट पहला ईपीएस फॉर 21-22 एंड 22-23, और दूसरा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं फिर दूसरा बताऊंगा, ठीक है? इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हाँ AS20 क्यों देना पड़ा। सर पहले हम निकालते हैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए ईपीएस। पैट बताइए कितना था? 6 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2 लाख। तो ईपीएस कितनी आ गई? 3 रुपीज पर शेयर। अब देखिए, जब मैं ईपीएस कैलकुलेट करूंगा 22-23 की, तो क्या होगा? ये हो गया 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 12/12 प्लस 1 लाख इंटू में, ये अक्टूबर में इशू किए थे तो इंटू में 6/12, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 2 लाख और प्लस 50,000, 2,50,000। गड़बड़ हो गया ये। 8 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, ये 3.2 आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसी से समझा देते हैं। अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर देखूं तो कंपनी ने पिछले साल ईपीएस निकाला था 3 रुपीज, अब की बार कितना निकाला? 3 रुपीज 20 पैसा। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने चलो 7-8% के आसपास की एक्स्ट्रा इनकम अर्न की है, यही निकल रहा है ना। लेकिन अगर हम अर्निंग्स को देखें तो कंपनी की अर्निंग 25% से बढ़ी हुई है, मोर देन 25%, बल्कि 33% से बढ़ी हुई है। देखो, कंपनी के प्रॉफिट कितने बढ़ गए? 6 लाख से 8 लाख हो गए, मतलब 1/3 इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट अगर देखें तो 1/3 बढ़ा है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये तो लग रहा है सर बड़ा मार्जिनल सा इंक्रीमेंट आ गया, ऐसा लग रहा है कंपनी ने कुछ किया ही नहीं, तो मिसलीडिंग हो रही है ये। अब सर ये क्यों मिसलीडिंग हो रही है? तो यहां पर ये समझाना चाहता है कि गगन सर एक बात बताओ, बोनस शेयर क्या होते हैं? मैंने कहा जी बोनस शेयर का मतलब होता है शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो कह रहे गगन फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता है, लेकिन आखिरकार आपने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया कहां से? तो हमने जो बोनस शेयर उनको दिए वो हमने बेसिकली रिजर्व से दिए। आप समझिए, बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ रिजर्व्स। इसका मतलब 21-22 में जो अर्निंग आपको 6 लाख की हुई, उस अर्निंग में इन रिजर्व्स ने पार्टिसिपेट किया था। 22-23 में भी ये रिजर्व थे, कुछ बदला नहीं है, बस इन रिजर्व का नाम चेंज होकर के ये नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। तो देखा जाए तो कंपनी में कुछ बदला नहीं है, केवल रिजर्व्स, अब रिजर्व्स ना रह करके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं, यानी रिजर्व को हमने रिजर्व से हटा के कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो कंपनी में कुछ हुआ नहीं, लेकिन कंपनी की इससे क्या होता है, अर्निंग ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा गिर गई।
एक कंपनी की इंटरनल एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी की अर्निंग मिसलीड करने लगती हैं। इसीलिए इस बात को हमें ठीक करना पड़ेगा। AS20 says that bonus shares are issued free of cost, the source of bonus, that is reserves, were there in last year also। भाई पिछले साल भी तो जो आपने प्रॉफिट कमाया तो ये रिजर्व आपके पास थे ही। इसीलिए मिसलीडिंग रिपोर्ट को ठीक करने के लिए AS20 कहता है कि वी एज्यूम दैट बोनस शेयर्स वर इशूड एट द अर्लीएस्ट रिपोर्टेड डेट। AS20 कहता है कि गगन बोनस शेयर जब आप इशू करोगे तो आपने ये मान के चलना है कि जो आपकी सबसे पहली डेट है ना, जिस डेट पे आप अपनी EPS रिपोर्ट कर रहे हो, आपने उस दिन इशू किया। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटे कि जब मैं 22-23 की स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाऊंगा, फाइनल अकाउंट्स में P&L बनाऊंगा, तो मुझे EPS रिपोर्ट करनी है एक तो करंट ईयर की 22-23 और एक EPS मुझे रिपोर्ट करनी है प्रीवियस ईयर की, दैट मीन्स 21-22। मुझे दो EPS रिपोर्ट करनी है। अगर आपने करंट ईयर में बोनस शेयर इशू किए हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि बोनस शेयर आपने 1 अप्रैल 21 को इशू किए थे। सर अगर मुझे पिछले साल का कोई डेटा ना दिया हो तो आपने ये मान लेना है कि बोनस शेयर आपने करंट ईयर में 1 अप्रैल 22 को इशू किए थे। अच्छा सर, अर्लीस्ट रिपोर्टेड डेट का मतलब क्या है? भाई अगर आप करंट ईयर की P&L बना रहे हो तो अर्लीस्ट रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर की भी EPS रिपोर्ट करनी है, तो उसके बिगिनिंग से मान लो। सर लेकिन एक बात बताओ, पिछले साल की EPS तो हम 3 रुपए अपनी पुरानी बैलेंस शीट में दिखा चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि लास्ट ईयर तो बोनस इशू था नहीं, तब आपने 3 रुपीज की EPS निकाली होगी। इस साल आपने बोनस शेयर इशू कर दिए, तो इस साल जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो जो 3 रुपीज है उसको हम चेंज कर देते हैं और जो करेक्ट वाली वैल्यू आएगी वो हम रिपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि बोनस शेयर की वजह से मुझे लास्ट ईयर की EPS को रिकैलकुलेट करना पड़ता है। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है। आइए जी, हम निकालेंगे पहले EPS फॉर द ईयर 22-23। 22-23 में हमारे प्रॉफिट्स थे 8 लाख और नीचे हमारे शेयर्स थे 2 लाख। 2 लाख इंटू 12/12। ठीक है जी, ये था, ऐसे ही था। अब ये जो बोनस शेयर हमने लिया था, बोनस शेयर, अब ये गलत हो गया। एस कहता है गगन सर आपने इसको अर्लीस्ट रिपोर्टेड डेट पर मानना है। मैं डायग्राम बना के बताऊं। मान लो ये था मेरा 21-22 और ये था मेरा 22-23। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ शेयर थे 2 लाख, ईयर एंड में भी 2 लाख, यहां ओपनिंग में आए 2 लाख, यहां पे आपने बोनस इशू किया 1 लाख और यहां पर नंबर ऑफ शेयर हो गए 3 लाख। ये एस कह रहा है गगन तुमने इसे अर्लीस्ट रिपोर्टेड डेट पर मान लेना है। इसका मतलब आपने मानना है कि ये बोनस शेयर यहां इशू हुए थे। इसका मतलब ये एंड के मेरे नंबर ऑफ शेयर भी कितने थे? इतने। इसका मतलब मेरे बिगनिंग के शेयर कितने थे? 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख थे और ये खत्म हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने मानना है कि ये बोनस शेयर हमने अर्लीस्ट डेट को इशू कर रखे हैं, तो इंटू 12/12, तो ये हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख,
₹2.67। तो यहां पर आप दिखाओगे ₹2.67। अब सर पिछले साल की भी करेक्ट करनी पड़ेगी, तो आपको ईपीएस एक बार फिर से निकालनी पड़ेगी 21-22 की। इसे आप या तो एडजस्टेड ईपीएस कहो या रीस्टेटेड ईपीएस कहो। तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 लाख। पैड कितना था, 6 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब 2 लाख नहीं लिए जाएंगे, ये भी 3 लाख हो जाएंगे। 2 लाख इंटू 12/12 प्लस 1 लाख बोनस इशू जो हमने 23 में किया है, 22-23 में किया, वो भी हम मानेंगे कि लास्ट ईयर ही हुआ था। तो ये हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो ये आपकी ईपीएस आएगी ₹2। इसका मतलब यहां पर ₹2 की थी और यहां पर ये 2.67 हो गई है। अब पता चल रहा है कि हां इसके अंदर अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है। 33% का इंक्रीमेंट रिपोर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये बताइए कि बोनस शेयर के केस में आप क्या कहेंगे कि बोनस शेयर आपने कब इशू किए थे, एट अर्लीस्ट रिपोर्टेड डेट। ठीक है, तो आज की क्लास अब मैं यहीं पर रोकता हूं। कल की क्लास में मैं बोनस शेयर रिपीट करते हुए आपके साथ राइट शेयर्स पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आज करवा दिया है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, मैंने सॉल्व करके दिया हुआ, ये आपका होमवर्क है। इसमें बेसिकली आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। मैंने दोनों मेथड से आंसर दे दिया, लेकिन एग्जाम में आपको कोई एक देना है। वो एक भी क्या होगा ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको फील आती हो कि हाँ सर मैं इस तरीके से कंफर्टेबल हूं, वैसे आप बनाइएगा। पार्टली पेड अप शेयर्स में मैंने आपको बताया था कि पार्टली पेड अप शेयर्स को हम इक्विटी पेड अप शेयर्स इक्वलेंट नंबर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। इस पर एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया हुआ था, सीए एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप इसको पढ़ लेंगे। सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। एक ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। बोनस इशू क्योंकि मैंने आपको करवा दिया है, तो इसलिए बोनस शेयर का भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है सर, ये बोनस शेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसके बाद राइट इशू मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज जितनी बातें बताई हैं इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे, खासकर बोनस शेयर का ध्यान रखेंगे। बोनस शेयर्स आर एज्यूम्ड टू बी इशूड एट द अर्लीस्ट रिपोर्टिंग डेट। अर्लीस्ट का मतलब ये नहीं कि जब से कंपनी बनी थी। अरे अगर आप करंट ईयर की रिपोर्ट कर रहे हो तो करंट ईयर की बिगिनिंग से मान लो। अगर आपके पास लास्ट ईयर का भी डेटा है तो आपने लास्ट ईयर की बिगिनिंग से मान लेना है। दैट्स इट। कल हम राइट शेयर की बात करेंगे। बढ़िया, इसी में कंसेप्ट है। चलिए कल मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू। हाँ कुछ बच्चे, एक मिनट, कुछ बच्चों को ना ऐसा लगता है कि सर ये वीडियो मान लो हमारी कुछ यूट्यूब पर पोस्ट हो जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि सर अगली वीडियो नहीं है। अरे भाई हमारी पेड क्लासेस होती हैं, हम यूट्यूब पे डाल देते हैं एज अ सैंपल कि बच्चों को पता चले कि हाँ रिकॉर्डेड वीडियो से समझ में आता है या नहीं आता। तो हमें लगता है उतना ही बढ़िया समझ में आता है। तो अगर आपको लगता हो कि हाँ समझ में आता है, हम पढ़ सकते हैं, परचेज करनी है, तो हमारी वेबसाइट है gagankapoorclasses.com, वहां जाइए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वहां पर कि सर क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा, तो मेरा नंबर आपको दिया हुआ, उस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, हम गाइड कर देंगे। बट सारी क्लासेस आपको हम यूट्यूब पर नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पेड कोर्सेज होते हैं। तो कुछ वीडियोस हम यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट पर्पज से डालते हैं। आप रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अगला पार्ट कब डालेंगे, तो अगला पार्ट वेबसाइट पे डल पाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझते हैं। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।